नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 8 का विषय सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, जिसका अध्याय 1 है संविधान। बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा है कि भारतीय संविधान क्या है और भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने अथक प्रयासों के बाद। यह कई वर्षों के अथक प्रयास का परिणाम है। यह कई वर्षों के संघर्ष, आंदोलनों और चिंतन का परिणाम है। हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही यह निश्चय कर लिया था कि भारत का जो संविधान होगा वह लोकतंत्र पर आधारित होगा, यानी लोकतंत्र यानी जनता का शासन। यहाँ का संविधान जो होगा वो जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया जाएगा और इसका स्वरूप लोकतंत्रात्मक होगा। तो बच्चों, हम लोगों ने इस अध्याय के पिछले भाग में पढ़ा कि भारतीय संविधान के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। इनमें 2 प्रमुख आयामों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। पहला है संघवाद और दूसरा संसदीय शासन व्यवस्था। अब हम यहाँ पर भारतीय संविधान के तीसरे प्रमुख आयाम स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। बच्चों, भारतीय न्यायपालिका जो है वो आम कानून प्रणाली पर आधारित है। अब आपके सामने यह प्रश्न आया कि यह आम कानून प्रणाली क्या है। तो जब औपनिवेशिक शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तो अंग्रेजों ने यह प्रणाली अपनाई थी। इस प्रणाली में न्यायाधीश जो है अपने फैसले, निर्णयों के आधार पे कानून का विकास करते हैं। बच्चों, आज़ादी के बाद ब्रिटिश न्यायिक समिति के आधार पर नई न्यायिक समिति का गठन हुआ। इस समिति के अनुसार भारत में कई स्तर के न्यायालयों का गठन किया गया है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में है। इसके अधीन उच्च न्यायालय होते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में निचली अदालत यानी जिला न्यायालय और निचली अदालत आते हैं। इन अदालतों से अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तो वो फिर जिला अदालत में, जिला न्यायालय में केस जाता है और उन केस का समाधान, उन समस्याओं का समाधान अगर उच्च न्यायालय में भी नहीं हो पाता तो वह सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय तक जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में जब मतभेद होता है तो उसको सुलझाने का कार्य जो होता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है जो कि देश के विभिन्न मामलों तक के फैसले जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ 25 उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यहाँ पर यह शब्द आया। इस शब्द का अर्थ होता है यानी हमारी जो न्याय प्रणाली है उस पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। किसी भी व्यवस्थापिका या कार्यपालिका का या किसी भी संस्था या संसद का नियंत्रण उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय पर नहीं होगा। न्यायपालिका जो है वह पूरी तरह से स्वतंत्र होगी, यानी हमारी जो न्यायपालिका है वह अपने फैसले के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह किसी के दबाव में, किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था विशेष के दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं सुनाएगी। वह पूरी तरह से आज़ाद है, स्वतंत्र है अपने निर्णयों के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भारत के संविधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशय हुआ? मैंने आपको बताया कि स्वतंत्र न्यायपालिका से आशय है कि यह उसके कार्य क्षेत्र में किसी भी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसी प्रकार इसकी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका किसी भी व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं, यानी न्यायपालिका स्वतंत्र रहे इसके लिए कई प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उन्हें पद मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देते हैं, पर उनकी पदमुक्ति का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर एक शब्द हमारे सामने आया, महाभियोग। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनको हटाने का कार्य जो होता है वो महाभियोग के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। यानी उच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के जो भी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति और उनकी नियुक्ति के समय जो भी सेवा शर्तें होती हैं उसका निर्धारण केवल उस संबंधित न्यायालय से ही होता है। सरकार या संसद, या न तो सरकार और न ही संसद इस विषय पर हस्तक्षेप कर सकती है। तीसरा पॉइंट है, न्यायाधीश पद मुक्त होने पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। न्यायाधीश जो हैं जब अपनी सेवा से मुक्त हो जाते हैं, अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते और किसी भी से पद को ग्रहण नहीं कर सकते। पद मुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ऐसा प्रायः देखा जा रहा है। न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है। यानी जो निधि संचित होती है, जो धन संचित होता है, उससे ही न्यायाधीशों और कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने देखा भारतीय संविधान का एक प्रमुख आयाम। अब भारतीय संविधान का चौथा प्रमुख आयाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का नाम आपने सुना होगा। बच्चों, मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अब हम लोगों के सामने एक चीज आई सामने, भाग 3। अब हम लोगों को लगे कि ये भाग क्या है। तो बच्चों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान को भाग और अनुच्छेदों में विभक्त किया गया है। तो भारतीय संविधान के कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। तो इन भागों में से भाग 3 जो है वह मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। भाग 12 से लेकर के 35 तक में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? हमारे संविधान के द्वारा हमारे नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं और यह व्यवस्था की गई है कि उन अधिकारों का किसी प्रकार का हनन न हो, यानी कोई भी उस अधिकार को हमसे छीन न सके। यह क्यों दिया गया है? यह हम लोगों के विकास के लिए। अधिकार क्या है? अधिकार वह व्यवस्था है जो मनुष्य के विकास के लिए दी जाती है। तो उसी प्रकार हमारे संविधान ने हम मनुष्यों के, हम भारतवासियों के विकास के लिए कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की हैं। उन व्यवस्थाओं को हम लोग मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान में कुल 6 मुख्य मूल अधिकारों को प्रदान किया गया है। यह मुख्य जो मूल अधिकार हैं यह 6 हैं। ये निम्नलिखित हैं। पहला, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार। और छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान ने मुख्य रूप से 6 मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। पहला,
जो हमने अभी देखा समानता का अधिकार। अब हम लोग यह देखेंगे कि समानता का अधिकार है क्या। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी नागरिक किसी भी विशेष धर्म का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। यानी धर्म, जाति के नाम पर हम किसी व्यक्ति को यह कहकर नहीं रोक सकते कि आप किसी होटल में ना जाइए या किसी सार्वजनिक स्थल पर ना जाएं क्योंकि आप ये धर्म के हैं या ये जाति के हैं। राज्य देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी के लिए समान अवसर प्रदान करेगा। तो ये थे समानता के अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति यानी अपनी बात को बोलने का और भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त है। शांतिपूर्ण सभा एवं संगठन बनाने का अधिकार है। देश के किसी भी भाग में आने जाने और रहने पर और कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे अधिकार भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ये थे स्वतंत्रता के अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अधिकार मानव तस्करी यानी बच्चों मानव की जो खरीद बिक्री की जाती है उस पर रोक लगाता है। बेगार यानी जो बेगार करवाया जाता है, बिना मतलब का कार्य। जबरन श्रम मतलब मजबूरी में श्रम करवाया जाता है, उसको यह कानून निषेध करता है। यह अधिकार उसे निषेध करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम धंधों में लगाना तथा मजदूरी कराना भी अपराध है। तो ये थे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता यानी कोई भी व्यक्ति, भारत का वह नागरिक जो कि यह स्वतंत्र है, इसका भारत का हर नागरिक किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने से कोई नहीं रोक सकता। यह उसका अधिकार है। छठा और अंतिम है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार प्राप्त है। यानी किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी समुदाय का व्यक्ति, चाहे वह किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी भाषा को अपनाने वाला हो, वह भारत के किसी भी भाग में जाकर अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। यह अधिकार उसे भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को देखा और जाना। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, उससे हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि हम भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कितना जान पाए हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगी और आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है कि यदि एक 10 साल का बच्चा एक ताला बनाने की फैक्ट्री में काम करता है, तो वह संविधान के किस मूल अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पर? जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने ठीक पहचाना। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्रदान किए गए हैं,
यह अधिकार जो संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है कि हम जबरदस्ती किसी से बेगार या श्रम नहीं करवा सकते, या किसी भी बच्चे से जिसे शिक्षा का अधिकार है, जिसे पढ़ने की आवश्यकता है, 14 वर्ष से कम उम्र का है, उससे हम कोई भी श्रम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। बच्चों, मेरा अगला प्रश्न है कि एक जनसमूह ऐसा है जो कि झारखंड हमारे राज्य में तेलुगु स्कूल खोलना चाहता है और उसे इस बात की अनुमति नहीं मिलती है कि वह तेलुगु भाषा का स्कूल हमारे राज्य में, झारखंड राज्य में खोल सके, तो यह उसके किस अधिकार का हनन हो रहा है? बच्चों, यह उसके शिक्षा और संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है, जो उसे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि इस अधिकार में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी भाषा की शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकता है और वह भारत के किसी भी राज्य में शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, उसे विस्तार कर सकता है। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, मीरा एक महिला है, वह एक संस्था में काम करती है और उसे पदोन्नति नहीं मिल रही है, यानी उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। इसका कारण यह बताया जाता है कि वह एक महिला है। तो यहाँ पर उसके किस अधिकार का हनन हो रहा है? जी हाँ बच्चों, यहाँ पर उसके समता का अधिकार, यानी समानता का जो अधिकार उसे प्राप्त है संविधान के द्वारा, उसका हनन हो रहा है, क्योंकि समानता के अधिकार में यह बताया गया है कि किसी भी जाति, वर्ण, लिंग का व्यक्ति भारतीय कानून के समक्ष समान है, उसे अपने विस्तार करने का, अपना विकास करने का समान अधिकार प्राप्त है। तो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी एक राज्य का नेता, मान लीजिए वह हमारे झारखंड राज्य का ही नेता हो, वह किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, यानी कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर हमारे यहाँ काम करने आता है, झारखंड में काम करने आता है या किसी दूसरे राज्य में काम करने जाता है, तो उसे रोका जाता है। उसे यह कहा जाता है कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते क्योंकि आप इस राज्य के नहीं हो। तो यहाँ पर उसके किस अधिकार का हनन होता है? तो बच्चों, यहाँ पर उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक स्वतंत्र है कि वह भारत के किसी भी भाग में जाकर रोजगार को अपना सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार प्रदान करता है और इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाता है। बच्चों, भारतीय संविधान के मूल प्रावधानों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है, यानी यह हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा जो होती है वह भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में विद्यमान है। तो बच्चों, इस अध्याय के इस भाग में हम लोगों ने दो प्रमुख संविधान के और दो प्रमुख आयामों को जाना। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, और दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। इन बातों को हम लोगों ने अच्छी तरह से जाना और समझा। इस अध्याय के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।